हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में तो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा कि वो प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन करता है और ऑक्सीडेशन करके अपनी वाइटल एक्टिविटीज के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। सलमान, दीप्ति, प्रीत, शुभम, ऋतु, फलक, आशु, निशा, ध्रुवी, त्यागी, इमरान, प्रवीण। चलिए, तो पंकज सैनी आर्टिस्ट, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो बायोकेमिकल प्रोसेस जिससे कोई ऑर्गेनिज्म फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। और दो प्रकार का रेस्पिरेशन हमने पढ़ा, एनएरोबिक और एरोबिक। एनएरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड स्टफ का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड स्टफ का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ज़्यादा एनर्जी निकलती है। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है ऑर्गेनिज्म से ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेसिकली ग्लूकोज के लिए, और एनर्जी डिराइव होती है। CO2 इस रिएक्शन में बनती है और वो हार्मफुल होती है और बॉडी से बाहर निकालना इसको आवश्यक होता है, वरना ये हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और O2 जो होती है वो कंटिन्यूअसली सेल को प्रोवाइड कराई जाती है और CO2 वहां से कंटिन्यूअसली लाई जाती है। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसे NCERT में लिखा हुआ कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन इज अ फॉर एनर्जी लिबरेशन। वैसे रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है ब्रीथिंग। अब रेस्पिरेशन में NCERT के हिसाब से जो स्टेप्स होते हैं वो है, सबसे पहले ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिससे एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है और CO2 रिच एल्वियोलर लेयर बॉडी से बाहर निकाली जाती है। इट इज कॉल्ड ब्रीथिंग। और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे कि जब एयर अंदर ली जाती है तो इसे बोलते हैं इंस्पायरेशन, और जब एयर बाहर निकाली जाती है तो उसे बोलते हैं हम एक्सपायरेशन, और दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं ब्रीथिंग। दूसरा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। अब जो एयर एटमॉस्फेयर से बॉडी के अंदर एंटर करती है तो वो लंग्स में पहुंचती है। लंग्स की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती हैं बैलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। 300 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है बोथ लंग्स में, और उन लंग्स के साथ कैपिलरी वाल प्रेजेंट होती है, कैपिलरी प्रेजेंट होती है, जो दोनों आपस में कांटेक्ट में रहती हैं।
वहां पर जब ऑक्सीजन रिच एयर पहुंचती है लंग्स में, तो लंग्स की एल्विलाई से O2 जो होती है वो तो डाली जाती है ब्लड में, और ब्लड की CO2 डाली जाती है लंग्स में। दो बातें हमें याद रखनी है यहां पर कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से होता है, और दूसरा दोनों गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 का जो डिफ्यूजन होता है वो साइमल्टेनियसली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर O2 अंदर आ रही है तो CO2 बाहर निकलेगी, साथ साथ होगा, सिंपल डिफ्यूजन से होगा। दो बातें याद रखनी है। तो डिफ्यूजन होगा गैसेस का O2 लंग्स की एल्वियोलाई से ब्लड में, और ब्लड की CO2 एल्वियोलाई में। थर्ड वन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। अब जब वो ब्लड में एयर आ गई है तो वो एयर, ऑक्सीजन रिच एयर जो है, अब वो ब्लड के साथ ट्रांसपोर्ट होगी, ब्लड उसको लेकर जाएगा, और यहां से अब ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा। तो डिफ्यूजन इसके बाद O2 का CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड या टिश्यू कहते हैं, और लास्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। और वहां पर जाकर अब सेल के अंदर ये ऑक्सीजन यूज होगी और यूज होकर एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी कि कुल मिलाकर बात ये समझ में आई कि ऑक्सीजन रिच एयर पहले लंग्स में आएगी और लंग्स से CO2 रिच एयर बाहर निकलेगी। पहला स्टेप ब्रीथिंग। दूसरे स्टेप में जो एयर लंग्स में एंटर करी है वहां से O2 ब्लड में, और ब्लड के अंदर से CO2 लंग्स में। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप जो ब्लड है उस ऑक्सीजन रिच एयर को लेकर जाएगा। चौथा स्टेप टिश्यू फ्लूइड और ब्लड के बीच में ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज होगा। O2 ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में और CO2 ब्लड के अंदर, और वहां से टिश्यू फ्लूइड से जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज के अंदर यानी कि सेल के अंदर पहुंच जाएगी। और सेल फिफ्थ स्टेप में, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं, वहां पर जो ऑक्सीजन पहुंची है वो यूटिलाइज होगी। यूटिलाइज होकर अब रेस्पिरेशन में CO2 प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन यूज होगी और एनर्जी बनती है। तो ये 5 स्टेप्स में बेसिकली रेस्पिरेशन के स्टेप होते हैं। अब अलग अलग जगह पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होते हैं। प्रोटोजोन्स में जैसे अमीबा पैरामीशियम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पंज में सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाइडेरिया जैसे हाइड्रा में बॉडी सरफेस, फ्री लिविंग प्लैनेरियंस में बॉडी सरफेस, और जो पैरासाइट जैसे टेप फॉर्म होते हैं उनमें नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। निमेटोहेल्मिन्थीज में फ्री लिविंग में वही बॉडी सरफेस जैसे रेप्टाइटिस, और पैरासाइट जैसे एस्केरिस में नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एलिडा अर्थ फॉर्म में स्किन क्यूटीनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑर्थोपोड में प्रॉन, क्रेफिश में गिल्स जिसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके बाद इंसेक्ट, सेंट्रीपीड, मिलीपीड, स्टिक्स में ट्रैकिया जिसे ट्रैकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। स्कॉर्पियन, स्पाइडर में बुक लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और किंग क्रैब, लिमुलस जो लिविंग फॉसिल भी होता है उसमें बुक गिल्स होता है। मोलस्का में टिनिडिया जिन्हें गिल्स कहते हैं, और पल्मोनरी सैक। इकार्डर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है डर्मल, ब्रेंकियाई और ट्यूब फीट। हेमिकॉर्डेटा बेनेलोग्लोसस में फेरिंजियल वाल, कॉर्डेटा में यूरोकॉर्डेट्स में जैसे हर्डमानिया में फेरिंजियल वाल, सिफेलोकॉर्डेट जैसे ब्रैंकियोस्टोमा में फेरिंजियल वाल, वर्टिब्रेट्स में साइक्लोस्टोम्स, और फिश में गिल्स जिसे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। एम्फीबियंस में बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन, बक्कोफेरिंजियल लिनिंग और लंग्स में, और रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में लंग्स से रेस्पिरेशन होता है। ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं। ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन ऑफलाइन क्लास विदाउट एग्जाम ही शी कैन ऑफलाइन, सर इफ एनीवन वांट्स टू जॉइन ऑफलाइन क्लास विदाउट एग्जाम ही शी कैन जॉइन। हाँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। अब तो मोस्ट प्रोबेबल खुल ही जाएंगे, अब आपकी भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन मोस्ट प्रोबेबल जैसे ही मैसेज आएगा सरकार से, ठीक है। चलो देखते हैं। तो ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हमें 2 चीजें पढ़नी हैं।
पहला है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लंग्स। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो ट्रैक्ट जिससे एयर लंग्स तक पहुंचती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है। और लंग्स मेन एनाटॉमिकल ऑर्गन्स होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, यानी कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अ पैसेज बाय विच एयर एंटर इनटू लंग्स, यानी कि एक ऐसा पैसेज जिससे एयर एंटर करती है लंग्स में, क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एक मिनट। हेलो, नमस्कार सर। मैं ठीक है सर। मैं सर क्लास ले रहा था। हाँ ठीक है, मैं क्लास के बाद बात करता हूँ। ठीक है सर, 3:30 बजे फ्री होऊंगा। ठीक है, ओके सर। अब जो पैसेज जिसके से एयर एंटर करती है लंग्स में, हम उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज। और रेस्पिरेटरी पैसेज स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। दो अपर्चर होते हैं नोज के सामने की तरफ, जिन्हें हम एक्सटर्नल नेड्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। और जहां पर ये खुलते हैं उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल से अंदर की तरफ जो चैम्बर होता है उसे बोलते हैं हम नेसल चैम्बर। और नेसल चैम्बर अंदर की तरफ दो पोर्स की सहायता से, जिन्हें हम इंटरनल नेड्स बोलते हैं, वो नेसोफेरिंग्स में खुलता है। और नेसोफेरिंग्स एक पार्ट होता है फेरिंग्स का। फेरिंग्स आगे जाकर ग्लोटिस की सहायता से लैरिंग्स, और लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्री, और ब्रोंकियल ट्री से रेस्पिरेटरी ट्री। ये हमें बेसिकली पढ़ना है। स्टार्ट फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, देन वेस्टिब्यूल, देन नेसल चैम्बर, इंटरनल नेड, नेसोफेरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ग्लोटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्री। चलिए जी, सबको यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, जो ब्रांचिंग है। अब जो सबसे पहले जब ट्रैकिया नीचे की तरफ पहुंचता है तो वो लंग्स में जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई दो होंगी, राइट लंग्स में राइट और लेफ्ट लंग में लेफ्ट। राइट वाली वाइड होती है, चौड़ी होती है लेकिन छोटी होती है, और लेफ्ट वाली नैरो होती है और लॉन्ग होती है। एक एक होती है ह्यूमंस में और सभी मैमल्स में। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई जो आगे ब्रांचेस हुई वो सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाती है। ह्यूमंस में राइट में 3 और लेफ्ट में 2 होती हैं। सेकेंडरी जब ब्रांच होगी वो कहलाएगी टर्शरी, जो राइट में 10 होती है और लेफ्ट में 8 होती है सभी मैमल्स में। इसके बाद वो टर्शरी ब्रोंक्यूल, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं, फिर लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वुलर डक्ट, देन एट्रिया, एल्वुलर सैक और फिर एल्वुलाई। टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ट्रैकिया से आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं और गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होता है। इस जोन को हम कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। जबकि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वुलर तक का जो जोन होता है उसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, लेकिन कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है। इसे एक्सचेंज जोन यानी कि रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। और ऊपर वाले को ब्रोंकियल ट्री बोल देते हैं। तो यहां पर जो ब्रांचिंग दिखाई दे रही है आपको, जो सबसे सिंपल ब्रांचिंग है, ट्रैकिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी, फिर ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एल्वुलर सैक, एल्वुलाई, ये सबसे सिंपल टाइप की ब्रांचिंग है। और टर्मिनल जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वुलाई तक रेस्पिरेटरी जोन है जहां पर गैसेस एक्सचेंज होता है। यहां पर कार्टिलेजिनस की रिंग भी एब्सेंट होती है, लेकिन ऊपर में कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है और यहां पर गैसेस एक्सचेंज एब्सेंट होता है। तो जो क्रम है, क्रम हमें याद क्या रखना है। सबसे पहले
एक्सटर्नल नेस्ट्रल्स और एक्सटर्नल नेल्स, फिर वेस्टिब्यूल, यहां से नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर से इंटरनल नेल से नेसोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स से ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया। अब ट्रैकिया डिवाइड होगा दोनों लंग्स पे, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई की ब्रांच सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई की ब्रांच टर्शरी, टर्शरी से इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकियाई, फिर ब्रोंक्यूल स्टार्ट होते हैं, पहले लोब्यूलर ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक एक्सचेंज नहीं होता। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एट्रिया, एट्रिया से एल्वियोलर सैक और एयर सैक और देन एल्वियोलाई। सबको यहां तक बात क्लियर हुई? दोबारा बताऊं? जल्दी बोलो फटाफट। एक बार लिख देता हूं, चलो मैं, आप थोड़ा समझ लेना। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो बाहर की तरफ छेद होते हैं, अभी हम इसे डिटेल में ही पढ़ेंगे। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल से आगे जाकर नेसल चैम्बर, नेसल चैम्बर इंटरनल नेल्स की सहायता से खुलता है नेसोफेरिंग्स में। नेसोफेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स ग्लॉटिस की सहायता से लैरिंग्स में, लैरिंग्स आगे जाकर बढ़ाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया अब लंग्स में एंटर करेगा और वो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा, अकेला ब्रोंकस। प्राइमरी की जो ब्रांचेज होंगी, अगर माना ये प्राइमरी है तो फिर ये प्राइमरी डिवाइड होकर, माना इसने दो बनाई तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई कहलाएगा। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड होकर बनाएगी टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई अब इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई, इंट्रापल्मोनरी ब्रोंकाई अब डिवाइड होने स्टार्ट होगी ब्रांचेस में, जिसे बोलते हैं ब्रोंकियोल। ब्रोंकियोल में सबसे पहला होगा लोब्यूलर ब्रोंकियोल, लोब्यूलर ब्रोंकियोल डिवाइड होकर बनाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट एट्रिया, एट्रिया डिवाइड होकर बनाती है एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक्स का लास्ट होता है एल्वियोलाई। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल से आगे यानी कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर यहां तक का हिस्सा, इसमें कार्टिलेजिनस रिंग
एब्सेंट होते हैं, लेकिन गैसियस एक्सचेंज प्रेजेंट होता है, इसे रेस्पिरेटरी ट्री बोलते हैं। और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग जोन होता है, जिसे ब्रोंकियल ट्री कह देते हैं। तो यहां से लेकर सारा जो हिस्सा है यहां तक, ये क्या कहलाता है? ब्रोंकियल ट्री कहलाता है। और यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं और यहां पर गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होता है। तो ये फाइन ब्रांचेस होती हैं जो बार बार डिवाइड होकर बनाती हैं। तो दोबारा से एक बार फिर देख लेते हैं। पहले सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, देन वेस्टिब्यूल, देन नेसल चैम्बर, देन इंटरनल नेस, नासोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंकाई और फिर इंट्रा पल्मोनरी ब्रोंकाई। फिर ब्रोंक्यूल स्टार्ट हुए, पहले लॉब्यूलर ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, देन एल्वुलर डक्ट और फिर एट्रिया, एट्रिया से एल्वुलर सैक और एयर सैक और देन एल्वुलाई। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वुलाई तक गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक का जो हिस्सा है उसे बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है और गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होता है। अब सबसे पहले नोज और नेसल पैसेज। ह्यूमन में एक पेयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं जो अपर लिप से ऊपर की तरफ नोज में आगे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। सर ये लेक्चर कितने चैप्टर में कंप्लीट हो जाएगा? मोस्ट प्रोबेबल बेटा 2 में, ठीक है। अब एक्सटर्नल नेस वेस्टिब्यूल में खुलते हैं और वेस्टिब्यूल नेसल चैम्बर में खुलता है। वेस्टिब्यूल जो होता है नेसल चैम्बर में खुलता है। जो नेसल पैसेज होता है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होता है। पहला है वेस्टिब्यूल, जो आगे का रीजन होता है बिल्कुल, जहां पर वो पोर्स खुलते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। और वहां पर स्किन, हेयर और सेबाशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो आगे की तरफ आपको 3 चीजें दिखाई देंगी, स्किन, हेयर और सेबाशियस ग्लैंड। सेकंड होती है रेस्पिरेटरी रीजन, जो PSCG, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, PSCG। सूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब एक लेयर में अरेंज होती है लेकिन दिखाई एक से ज्यादा लेयर में देती है। कॉल्यूमुलर कॉलम लाइक सेल्स है, सीलिएटेड सेल्स है जो ग्लैंड्स की भी तरह काम करती हैं। और ऑल्फैक्टरी रीजन जो न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लाइंड रहता है, जिसे स्नेडेरियन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब जो नेसल चैम्बर में जब एयर एंटर करती है तो वो फिल्टर होती है हेयर से, मॉइस्चर्ड होती है म्यूकस से और वार्म्ड होती है कैपिलरी नेटवर्क से, और उसके बाद फिर वो अंदर की तरफ एंटर करती है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका वो कहलाता है बक्कल कैविटी, और जो बक्कल कैविटी होती है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो फेरिंजियल कैविटी होती है। और फेरिंग्स दोनों का पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है। तो एंटीरियर पार्ट तो बक्कल कैविटी होता है, लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फेरिंजियल कैविटी कहलाता है। और बिटवीन द बक्कल कैविटी एंड नेसल कैविटी हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है, उसके बाद सॉफ्ट पैलेट प्रेजेंट होता है, जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था। जो टर्मिनल पार्ट होता है सॉफ्ट पैलेट का वो यूवुला कहलाता है, ये यूवेलाइन पैलेटाइन कहलाता है। और ये डिवाइड करता है फेरिंजियल कैविटी को इनकम्प्लीटली 2 चैम्बर्स में। अपर चैम्बर जो होता है वो नेसोफेरिंजियल कैविटी या नेसोफेरिंग्स कहलाता है, और जबकि लोअर चैम्बर ओरोफेरिंजियल कैविटी कहलाता है। नाम से पता चल रहा है ओरोफेरिंजियल मतलब डाइजेशन से संबंधित है, नेसोफेरिंजियल मतलब रेस्पिरेशन से संबंधित है। स्वेलोइंग ऑफ फूड के समय जब हम फूड स्वेलोइंग करते हैं तो यूवुला ऊपर को लिफ्ट हो जाता है और वो कवर कर लेता है इंटरनल नेल्स को, जिससे फूड जो होता है वो नेसल पैसेज में एंटर नहीं करता, बल्कि वो केवल डाइजेस्टिव पोर्शन जो होता है, यानी कि जो डाइजेशन वाला पोर्शन है उसी में एंटर करता है। और ओरोफेरिंजियल चैम्बर में 2 स्लिट लाइक अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं,
जो डॉर्सल पोर होता है उसे हम गुलेट बोलते हैं, जो ओपन होता है इसोफेगस में, यानी कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। लेकिन जो वेंट्रल पोर होता है उसे हम बोलते हैं ग्लॉटिस, और वो ओपन होता है लैरिंग्स में। इसका मतलब वो रेस्पिरेटरी पैसेज का पार्ट है। यानी कि यहां से अब दोनों चीजें अलग अलग हो जाती हैं। ग्लॉटिस के पास एक इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्लॉटिस के पास एपिग्लॉटिस, एपी माने ऊपर और ग्लॉटिस के ऊपर, तो हम इसे ऐसे याद रखते हैं कि ग्लॉटिस रेस्पिरेशन वाला पार्ट है। तो एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, और जब स्वेलोइंग करते हैं हम फूड को तो ये कार्टिलेजिनस फ्लैप यानी कि एपिग्लॉटिस अब ग्लॉटिस को कवर कर लेता है, और ड्यूरिंग द स्वेलोइंग ब्रीथिंग स्टॉप, और कुछ समय के लिए ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। फेरिंग्स अकेला ऐसा पार्ट है जहां पर फूड और एयर पैसेज मिक्स होते हैं, यानी कि पैसेज ऑफ एयर एंड पैसेज ऑफ फूड दोनों कॉमन होते हैं। यहां पर फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए। लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है ह्यूमंस में, और बर्ड्स में सायरिंग्स साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। अब लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स कई कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और पहला है उसमें थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज अकेला होता है, सिंगल होता है, और वो लार्जेस्ट शी शेप्ड डॉर्सली इनकम्प्लीट और हाइलाइन कार्टिलेज से बना कार्टिलेज होता है। तो एक होता है थायराइड कार्टिलेज। सेकेंड वन इज क्रिकॉइड कार्टिलेज, सिंगल होता है ये भी। सिग्नेट रिंग शेप्ड होता है, बिलो द थायराइड कार्टिलेज होता है, ये भी हाइलाइन कार्टिलेज का बना होता है। तो टोटल मिलाकर अब तक दो हो गए, और दोनों ही हाइलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। जो तीसरा है वो है एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो होता है वो वन पेयर होता है, पिरामिड शेप्ड होता है, और ये भी हाइलाइन कार्टिलेज होता है। तो टोटल मिला के अब तक चार हो गए, तीन अलग अलग प्रकार के। पहला कौन सा था? थायराइड। दूसरा है क्रिकॉइड, तीसरा है एरिटिनॉइड, चौथा है कार्टिलेज ऑफ सेंटोरनी, ये एक पेयर होता है। तो कुल मिलाकर अब चार और दो छह हो गए। मेड ऑफ जो नोड लाइक कार्टिलेज होता है जो प्रेजेंट होता है एंड ऑफ एरिटिनॉइड कार्टिलेज, लेकिन ये इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब अब से पहले वाले जितने भी थे वो हाइलाइन कार्टिलेज के थे, केवल ये वाला इलास्टिक कार्टिलेज। लैरिंग्स में दो पेयर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एंटीरियर पेयर जो होता है आगे की तरफ वो फॉल्स वोकल कॉर्ड कहलाते हैं, और ये मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं ट्रू वाले को, और ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। फोनेशन में हेल्प नहीं करते, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते, केवल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स को। पोस्टीरियर पेयर ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो शीट ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, और ये हेल्प करते हैं फोनेशन में, अर्थात साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ट्रैकिया 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होती है जो मिडिल थोरोसिक कैविटी तक जाती है, और ट्रैकिया में 16 से 20 शीश शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है, और इनका काम होता है प्रिवेंट करना ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से, इसको कोलैप्स होने से बचाना होता है। और ये रिंग्स जो होते हैं इनकम्प्लीट होते हैं डॉर्सल सरफेस ऑफ ट्रैकिया पर, ट्रैकिया की डॉर्सल सरफेस पे, अर्थात पीछे की तरफ ये इनकम्प्लीट होते हैं, आगे की तरफ वेंट्रल की तरफ पूरे होते हैं। पूछता रहता है अक्सर ये। अब डॉर्सल सरफेस जहां पर अब ये खाली है ट्रैकिया, तो वहां पर ट्रैकियलिस मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनवॉलंटरी होती है नेचर में, और हेल्प करती हैं डायलेशन ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। और जब हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं योगा के दौरान या किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, तो उस फोर्सफुल ब्रीथिंग में ये हमें हेल्प करती हैं। चलिए जी अब आगे चलते हैं।
अब आई ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बच्चों को, लेकिन बाकी है आसान, समझने की कोशिश दोबारा से करेंगे कि जब ट्रेकिया एंटर कर जाएगा लंग्स में, थोड़े से कैविटी में जब एंटर करता है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और दोनों ब्रांचेस, एक लेफ्ट और एक राइट साइड की जो ब्रांचेस हैं वो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रेई लेवल पर ब्रांच जो बनाती हैं वो बनाती हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, अकेला ब्रोंकस, और ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो ब्रांचेस होती हैं वो ब्रोंकियल ट्री बनाती हैं। लेकिन जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है वो डिवाइड होकर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल बनाते हैं और ब्रांचेस ऑफ रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल रेस्पिरेटरी ट्री बनाती हैं। ब्रोंकियल ट्री में कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होते हैं जबकि ये रेस्पिरेटरी ट्री में एब्सेंट होते हैं। गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी ट्री में होता है जबकि ब्रोंकियल ट्री में गैसियस एक्सचेंज एब्सेंट होता है। और वॉल्यूम ऑफ एयर जो फिल्ड होती है ब्रोंकियल ट्री में वो डेड स्पेस वॉल्यूम कहलाती है, क्योंकि वो गैसियस एक्सचेंज के लिए नीचे एल्विलाई तक नहीं पहुंच पाती है और उसकी वैल्यू होती है 150 ml। दो जोन है, कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से वेस्टिब्यूल, फिर नेसल चैम्बर, इंटरनल नेसोफेरिंग्स, फेरिंग्स, ग्लॉटिस, लैरिंग्स, ट्रैकिया और नीचे ब्रोंकियल ट्री। ये ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकिया जो अब आगे डिवाइड होता है, पहले वो प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वुलर डक्ट, एट्रिया, एल्वुलर सैक और लास्ट में एल्वुलाई। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर और एल्वुलाई तक एक्सचेंज होता है गैसेस का। यहां पर कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होते हैं, लेकिन यहां पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक जो ब्रांचेस है ट्रैकिया की, यहां पर कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट नहीं, कार्टिलेज के रिंग प्रेजेंट होते हैं और यहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। तो यहां पर इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। अब एक्सचेंज जोन एक्चुअल साइट है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 की बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो एक्सचेंज जोन में ही डिफ्यूजन होता है O2 और CO2 का बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। और जो कंडक्टिंग जोन है वो ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई। और कंडक्टिंग जोन का काम है ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वुलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिफाइड और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। और एयर को नीचे पहुंचाने से पहले उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लेकर आना। चलिए आगे, यहां तक सबको क्लियर है? लंग्स आगे बढ़ेंगे अब हम। लंग्स से पहले कोई दिक्कत हो किसी को पूछ लो भी। जल्दी पूछो फटाफट, कोई किसी को दिक्कत हो तो। क्लियर है? चलो जी। बाकी का ऋतु भाटिया, नो डाउट। लिख के जल्दी भेजो करो बेटा।
चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। लंग्स, एक पेयर लंग्स थोरोसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं और लंग्स के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हम प्लूरल मेम्ब्रेन्स और प्लूरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछते हैं कि लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन पैराइटल प्लूरा कहलाती है और इनर लेयर विसरल प्लूरा कहलाती है। आउटर प्लूरा क्लोज कांटेक्ट में रहती है थोरेसिक कैविटी की, जबकि विसरल प्लूरा क्लोज कांटेक्ट में रहती है लंग्स के, और ये मेम्ब्रेन्स मीजोडर्म से डेवलप होती हैं। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन remain in close contact with the thoracic cavity, thoracic lining, whereas inner pleura membrane is remain in contact with the lung surface। और दोनों layers, दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, और उस प्लूरल कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसका नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। अब प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, और उसका मेन काम क्या है कि लंग सरफेस पर फ्रिक्शन को वो रिड्यूस करता है। लेकिन कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है, इसीलिए कभी कभी ऑर्गेनिज्म को ब्रीथिंग में डिस्टरबेंस होता है, ब्रीथिंग में दिक्कत आने लगती है, डिफिकल्टी हो जाती है और सीवियर चेस्ट पेन होने लगता है, जिसे बोलते हैं डिस्पनिया, और ये इसे बोलते हैं प्लूरिसी और प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। ह्यूमंस में जो लंग्स है, राइट लंग्स 3 लोब से और लेफ्ट लंग 2 लोब से बना होता है। लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं और राइट वाले में 3 लोब्स होते हैं। अब लेफ्ट वाले में ये 2 लोब से, नीचे वाला लेफ्ट लोअर लोब, अपर लोब, और इसमें 3 लोब है, एक लोअर, एक मिडिल और एक अपर। जो दोनों लेफ्ट और राइट लोब है वो ऑब्लिक फिशर से डिवाइड होते हैं, लेकिन जो ऊपर की तरफ होता है वो हॉरिजॉन्टल टाइप का फिशर होता है। नीचे इसके डायफ्राम प्रेजेंट होता है। अब देखिए इसमें डायग्राम में कि जो ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, आगे जाकर ये ब्रांच में डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल डिवाइड होती है एल्वुलर डक्ट में। एल्वुलर डक्ट आगे जाकर डिवाइड होती है एयर सैक्यूल्स में या एल्वुलर सैक में, और एल्वुलर सैक के अंदर 2 से 4 एल्वुलाई प्रेजेंट होती है। ह्यूमन में राइट लंग 3 लोब्स में बटा होता है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब, जबकि लेफ्ट लंग 2 लोब में बटा होता है, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट जो है लंग्स की वो एल्वुलाई कहलाती है, और लगभग 300 मिलियन एल्वुलाई प्रेजेंट होती है दोनों लंग्स में। जो इनर सरफेस होती है, एल्वुलर सरफेस होती है लंग्स की, दोनों लंग्स की, लगभग उसका जो एरिया होता है टोटल 70 से 100 मीटर स्क्वायर एरिया बनाती है। और वॉल ऑफ एल्वुलाई में 2 लेयर होती हैं, आउटर लेयर येलो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, और इनर लेयर जो होती है वो कंपोज्ड होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। स्क्वैमस सेल जो है एल्वुलाई की, उन्हें हम बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। जो स्क्वैमस सेल्स होती है एल्वुलाई की, हम उन्हें बोलते हैं न्यूमोसाइट्स। और मोस्ट ऑफ द न्यूमोसाइट्स जो होती हैं वो टाइप 1 होती हैं, जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। लेकिन कुछ टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होती हैं जो लार्जर होती हैं टाइप 1 से, और वो लेसिथिन फॉस्फोलिपिड सिक्रीट करती हैं, और वो एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करता है और प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ एल्वुलाई बाय रिड्यूसिंग द सरफेस टेंशन, और वो सरफेस टेंशन को कम करके एल्वुलाई के कोलैप्स होने से बचाता है। इंटरनल सरफेस जो है एल्वुलाई की, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस, और वो डिराइव्ड होती है एंडोडर्म ऑफ एम्ब्रियो।
फैगोसाइटिक सेल जो होती है एल्वोलाई में, उन्हें हम बोलते हैं डस्ट सेल। मैमेलियन लंग्स सॉलिड और स्पॉन्जी होते हैं और उनके अंदर सेंट्रल कैविटी नहीं होती, केवल ब्रांचेस होती है। जब अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल, एल्वोलाई तक जितनी भी ब्रांचिंग होती है वो आपको लंग्स के अंदर होती है। इसलिए लंग्स अंदर, सर लाइट लंग लार्जर होता है। हाँ तो हो तो गया था बेटा। अब मसल्स जो है लंग्स में, मैमल्स में एब्सेंट होती है, इसीलिए पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन जो होता है वो इन लंग्स में एब्सेंट होता है, इसलिए इनको सकल लंग्स कहते हैं, क्योंकि इनमें मसल्स नहीं होती। अब लंग्स के साथ हमें थोरोसिक केज पढ़ना होता है। जो कवरिंग होती है थोरोसिक कैविटी की, वो थोरोसिक केज बनाता है और एंटीरियर सरफेस पर ऊपर की तरफ क्लेविकल बोन्स नेक के पास, और नेक एंटीरियर पोर्शन बनाती है इसका। पोस्टीरियर सरफेस डायफ्राम होता है। इसके बाद डॉर्सल सरफेस पर वर्टिबल कॉलम और रिब्स होती है, और वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नम और रिब्स होते हैं आगे की तरफ, और लेटरल सरफेस में रिब्स होती है। रिब्स, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम, क्लेविकल्स, डायफ्राम मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं केज लाइक, जिसे हम बोलते हैं रिब केज। और रिब केज के अंदर आपको लंग्स दिखाई देंगे। तो ये रिब केज आपको दिखाई देता है, जिसमें ये क्लेविकल आर्टिकुलेशन है, ये आपको स्टर्नम दिखाई देता है, ये रिब्स, और पीछे की तरफ वो वर्टिबल कॉलम से जुड़ी हुई होती है, और उनके नीचे की तरफ यहां पर डायफ्राम प्रेजेंट होगा। डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। एक मस्कुलर सेप्टम होता है जो केवल मैमल्स में और क्रोकोडाइल में पाया जाता है। डायफ्राम की नॉर्मल शेप डोम शेप होती है, और ये डिवाइड करता है बॉडी कैविटी को अपर थोरोसिक कैविटी और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में या एब्डोमेन कैविटी में। रेडियल मसल्स प्रेजेंट, डायफ्राम की मसल्स का नाम होता है रेडियल मसल्स, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डायफ्राम फ्लैट हो जाता है शेप में। तो दो बातें समझ में आई कि जो डायफ्राम की मसल्स है वो रेडियल मसल है, डायफ्राम की नॉर्मल शेप डोम शेप्ड है। तीसरी बात कि जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं ये मसल्स, रेडियल मसल्स ऑफ डायफ्राम, या डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है, इसीलिए वॉल्यूम जो है थोरोसिक कैविटी का इंक्रीज होता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, क्योंकि डायफ्राम जो पहले डोम शेप था अब वो फ्लैट हो जाता है, जिससे एंटीरियो पोस्टीरियर ऊपर और नीचे की तरफ, आगे हेड की तरफ और नीचे पैरों की तरफ जो एक्सिस है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, उस एक्सिस पे अब उसका वॉल्यूम बढ़ता है। इंटरकॉस्टल मसल्स, अब जो दो रिब्स हैं उन दो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है हम उसे बोलते हैं कॉस्टल स्पेस। जो दो रिब्स हैं, अगर ये रिब्स हैं तो इन रिब्स के बीच का जो स्पेस है इसे हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल। इंटर माने बीच में, और कॉस्टल वर्ड हम किसके लगा रहे हैं, रिब्स के लगा रहे हैं। तो दो रिब्स के बीच में जो स्पेस आपको नजर आता है वो कहलाता है इंटरकॉस्टल स्पेस, और उसमें दो प्रकार की मसल होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। अब जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं वो डॉर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब्स से निकलती हैं। अब अगर ये रिब्स है तो रिब्स का ये वाला पोर्शन हो गया डॉर्सल और ये वाला हो गया वेंट्रल, क्योंकि अगर हम ऐसे अपने आप को समझते हैं तो ये हमारा डॉर्सल पोर्शन होता है, नीचे वाला वेंट्रल होता है, तो ये डॉर्सल पोर्शन हो गया, ये वेंट्रल हो गया। तो ये कह रहा है अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल क्यों बोलते हैं इनको, ये ओरिजिनेट होंगी डॉर्सल पार्ट ऑफ अपर रिब्स और वो इंसर्ट हो जाएंगी वेंट्रल पार्ट ऑफ लोअर रिब, यानी कि वो यहां से बाहर से निकलेगी
ये डॉर्सल सरफेस ये वाली, और ये यहां से निकल कर और फिर वो रिब्स के वेंट्रल पोर्शन में घुस जाएंगी। यानी कि वो यहां से निकली और वो बाहर ही बाहर नीचे से वेंट्रल, जब नीचे वाले की वेंट्रल सरफेस पर पहुंचेंगी तो इसके कारण वो बाहर ही बाहर प्रेजेंट होंगी, अंदर नहीं होंगी, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। लेकिन जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल है वो उससे उल्टी होगी, ओरिजिनेट होंगी डोर्सल पार्ट ऑफ लोअर रिब्स, और जो लोअर रिब का ये डोर्सल पार्ट है यहां से निकलेंगी और इसके वेंट्रल पार्ट में एंटर कर जाएंगे। ओरिजिनेट फ्रॉम द डोर्सल पार्ट ऑफ द लोअर रिब एंड इंसर्ट इन द वेंट्रल पार्ट ऑफ द अपर रिब। तो अगर ये दो रिब्स हैं तो ये दो रिब्स में ये इसका डोर्सल हो गया, ये वेंट्रल पोर्शन हो गया, तो ये कह रहा है कि जो लोअर वाली रिब्स है ये ओरिजिनली डोर्सल पार्ट ऑफ लोअर रिब और वो एंटर कर जाएगी वेंट्रल पार्ट ऑफ अपर रिब में, तो ये अंदर की तरफ ही प्रेजेंट होगी, इसलिए इसका नाम है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। लेकिन जो दो वाली है वो यहां से निकलेगी और यहां पे एंटर करेगी तो वो बाहर ही बाहर रहेगी, इसलिए इसका नाम है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। सबको क्लियर है? कोई दिक्कत है इस वाले में? एक्सटर्नल को एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल वाले को इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स क्यों बोलते हैं? ठीक है, चलिए तो बस फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड और आउटवर्ड आते हैं, ऊपर को और बाहर की तरफ आते हैं, जिससे थोरोसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये भी इंस्पायरेशन में हेल्प करते हैं। तो इंस्पायरेशन के दौरान रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे डोम शेप जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे थोरोसिक कैविटी का वॉल्यूम एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में बढ़ता है। जबकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो स्टर्नम शिफ्ट होता है अपवर्ड एंड आउटवर्ड, जिससे थोरोसिक कैविटी का जो वॉल्यूम बढ़ता है वो डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ता है। दोनों के ओवरऑल इंक्रीज होने से इंस्पायरेशन में हेल्प मिलेगी। अब जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है वो नॉर्मल ब्रीथिंग में हेल्प नहीं करती है, लेकिन ये मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती है। जब वॉलंटरी एक्टिविटी होती है वो हमारे सेरिब्रम के अंडर कंट्रोल होती है, तो ये मसल्स नॉर्मल रेस्पायरेशन में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हेल्प करती हैं। जब वॉलंटरी एक्टिविटी होती है सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रोल ऑफ डायफ्राम ब्रीथिंग में 75% होता है और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का 25% होता है। नॉर्मल ब्रीथिंग को यूफोनिया और एब्डोमिनल ब्रीथिंग कहते हैं, क्योंकि उसके ब्रीथिंग के दौरान एब्डोमेन का जो मूवमेंट होता है वो क्लियर दिखाई देता है। और ब्रीथिंग दो स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इंस्पायरेशन जिसमें एक्सटर्नल एयर अंदर एंटर करती है और एक्सपायरेशन जिसमें एल्वुलाई से एयर बॉडी से बाहर निकलती है। मूवमेंट जो है एयर का इन एंड आउट ऑफ लंग्स वो कैरीड आउट होता है एक प्रेशर ग्रेडियंट के कारण, यानी कि प्रेशर में कम या ज्यादा होने के कारण जो लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, उसके कारण इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी कि ब्रीथिंग होती है। और इंस्पायरेशन केवल तब होता है जब प्रेशर जो है विद इन द लंग्स, दैट इज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा माने अंदर, पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स